नमस्कार, जोहार। स्वागत है बच्चों एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 के 2025 में पूछे हुए पेपर को, जो कि साइंस का है बच्चों। आप लोग देखेंगे कि 2025 में किस प्रकार की प्रश्न को पूछे गए थे और ठीक इसी पैटर्न पे बच्चों 2026 का जो एक परीक्षा है वो लिए जाएंगे। ठीक है, तो अगर 2025 के इस प्रश्न को आप लोग अच्छे ढंग से देख लेते हैं तो निश्चित है 2026 में आप लोग को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में लोग बच्चों इन्हीं सभी 50 एमसीक्यू प्रश्नों को 40 एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे जो कि पूछे गए थे। ठीक है, तो इसी टाइप के प्रश्न बच्चों आप लोग को हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। इसके पहले बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। क्योंकि अभी जो एग्जाम है बच्चों उनके लिए काफी उपयोगी वीडियो मैं आपके लिए प्रतिदिन लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो अगर आप नहीं तैयारी कर पाए हैं तो सिर्फ अगर वीडियो देख के जाते हैं निश्चित आप लोग 90+ नंबर लेकर के आओगे, ऐसा मेरा पूर्ण भरोसा है। आप लोग को इस लेवल की एग्जाम की तैयारी करवा दूंगा, ताकि एक भी प्रश्न आप लोग को एग्जाम में नहीं छूटेगा। हाँ बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक करने में कोई कंजूसाई ना करें बच्चों, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें हौसला देता है और इससे बेहतर वीडियो लाने में मदद करता है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग लाइक और कमेंट जम करके कीजिए और मैं आप लोगों का इनका प्रश्नों का पोस्टमार्टम करने जा रहा हूं। देखिए एक एक प्रश्नों को कैसे इसको इनका औकात दिखाते हैं। ठीक है, चलिए। कहते हैं ना बच्चों कि मन के हारे हार मन के जीते जीत। अगर मन से आप लोग हार जाओगे तो निश्चित परीक्षा में अच्छे रिजल्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए अपना हौसला बुलंद रखिए कि हम भी मानेंगे नहीं। अगर परीक्षाएं पहाड़ है तो हम भी वो दशरथ मांझी है, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए चलते हैं, एक एक प्रश्नों को विश्लेषण करते हैं। चलिए देखिए बच्चों, पहला प्रश्न कह रहा है गति यानी मोशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इजी टाइप के प्रश्न है बच्चों। क्या औकात है इनको हम लोग का, है ना। देखिए गति का तो आप लोगों ने गति को तो पढ़ ही रखा है अच्छे तरीके से, पूछने दीजिए कहां से पूछता है। इसीलिए बोले ना आज क्वेश्चन को औकात दिखाने वाले हम लोग। तो गति किसे कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सी है, तो सबसे साधारण प्रकार कौन सी है, सरल रेखीय गति। ठीक है, आप समझिए न्यूटन ने गति से संबंधित 3 नियम दिए थे, याद है बच्चों, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गति का नियम। सबसे पहला नियम को क्या दिया था कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना चाहता है, लेकिन तब तक जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगा दिया जाए। तो बच्चों इसको आप लोग कहिए, गति के प्रथम नियम को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, तो कहते हैं जड़त्व का नियम। अब जिस वस्तु का द्रव्यमान जो होता है अधिक होगा उनका जड़त्व भी अधिक होगा, जिसका द्रव्यमान जो है कम होगा उसका जड़त्व भी कम होगा। तो कहने का अर्थ जो जड़त्व है वो किस पर डिपेंड करता है, तो द्रव्यमान पर। अब गति के जो प्रथम नियम है बेटा, प्रथम नियम से क्या प्राप्त होता है, तो जो बल होता है, ठीक है, बल की परिभाषा जो होता है, बल की परिभाषा ये हमें प्राप्त होती है। अब गति का जो द्वितीय नियम होता है, तो गति के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, यानी कि F बराबर m। यानी किसी वस्तु पर लगने वाला जो फोर्स होता है, जो बल होता है, वस्तु के द्रव्यमान तथा एक्सीलरेशन जिसको हम लोग त्वरण कहते हैं गुणनफल के बराबर होता है बच्चों। m बराबर क्या होता है, m बराबर मास, मास बराबर द्रव्यमान। ठीक है, अब समझिए ये जिसको हम लोग त्वरण कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, त्वरण कहते हैं। ठीक है, त्वरण, तो त्वरण क्या है, जिसको हम लोग a से इंडिकेट करते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ये बराबर v माइनस u बाई टी। ठीक है, u बराबर प्रारंभिक वेग, v बराबर अंतिम वेग, t बराबर समय। त्वरण का ऐसा ही मात्रा क्या होता है बेटा, कहोगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जो ऋणात्मक त्वरण होगा उसको हम लोग मंदन के रूप में जानते हैं। ठीक है, मंदन का ऐसा ही मात्रा क्या है बेटा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए हमने बोला ना पोस्टमार्टम करने वाले हैं, देखिए कई प्रश्नों को हम लोग देखें यहाँ पे। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे इनका जो तृतीय नियम है, गति का तृतीय नियम, इसको हम लोग कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर लेकिन विपरीत प्रतिक्रिया होता है।
बेटा अगर तुम किसी को पीटोगे तो वो भी तुम्हें पीटेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए, तो गति के बारे में हम लोगों ने देख लिया, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सरल रेखीय गति, ठीक है। चलिए चलिए, कह रहा है शून्य मान हो सकता है, यानी किसका मान है बेटा शून्य हो सकता है, दूरी का डिस्टेंस, दूरी, विस्थापन, विस्थापन का सही मात्रा क्या होता है बेटा, मीटर होता है, ठीक है। चलिए, ए और बी दोनों इनमें से नहीं, तो इनका सही हो जाएगा विस्थापन। आप बोले कैसे, समझिए, देखिए बेटा हम यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से 2 किलोमीटर गए, फिर वहां से 2 किलोमीटर हम वापस आ गए, तो इनका जो विस्थापन है, ठीक है, तो न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो इनकी जो विस्थापन है बेटा कितना हो जाएगा, 2 गया फिर 2 माइनस आ गया, तो कितना हो गया 0, ठीक है। तो इनके बीच के जो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की जो न्यूनतम दूरी है वो कितना हो गया 0, इसलिए इसका विस्थापन क्या हो सकता है 0। लेकिन कभी डिस्टेंस जो है बेटा वो 0 नहीं हो सकता। अब क्यों आप समझा रहे हैं, देखिए अब यहाँ से यहाँ 2 गया था तो 2 किलोमीटर तो हो गया, फिर वापस आया तो फिर 2 किलोमीटर चला, तो टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 + 2, यानी कि बेटा क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर। कभी दूरी जो है वो शून्य नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अगला, कौन ग्राफ असमान चाल को दर्शाता है। अब इनमें से जो ग्राफ दिया हुआ है बेटा उनसे कौन सा ग्राफ है जो असमान चाल को दर्शाएगा, तो ये तो समान चाल को दर्शा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका ये दिख रहा है, ठीक है, वक्र के रूप में, ये जो है असमान चाल को दिखा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न से किसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब जड़त्व का नियम किसने दिया था बेटा, तो याद रखो कि गैलीलियो ने दिया था, गैलीलियो ने। अब इसने जो बताया था उसी ने, न्यूटन ने जो था उसी ने प्रथम नियम में बताया गति के बारे में। उसने भी वही बताया कि प्रत्येक वस्तु जो होती है अपनी अवस्था का विरोध करती है, यानी वो अपनी जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसको बनाए रखना चाहती है, ठीक है, कब तक, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगा दिया जाए, ठीक है। यानी कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामा में ही रहना चाहेगा, यदि वो गतिशील है बेटा तो गतिशील में ही रहना चाहता है, ठीक है। अब जड़त्व जो होता है किस पर निर्भर करता है, तो हमने जस्ट अभी पढ़ा द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक है। गति का जो प्रथम नियम होता है उसको हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। गति का प्रथम नियम न्यूटन ने दिया है बेटा, लेकिन जो जड़त्व का नियम है वो गैलीलियो ने दिया है। 24 केजी द्रव्यमान की वस्तु 96 न्यूटन बल लगाने से उत्पन्न त्वरण क्या होगा, यानी बात कर रहा है ये बराबर, ठीक है, तो F ये बराबर क्या होगा, ठीक है, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा F बराबर mA, ठीक है, F बराबर mA। तो यहाँ पे द्रव्यमान कितना है 24 केजी, ठीक है, न्यूटन बल कितना है बेटा, तो 96, यहाँ पे हो जाएगा m कितना है 24, ये नहीं पता रहने, 24 चौके 96 यानी कि 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, ठीक है, देखिए बेटा कह रहा है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, आप लोग तो ये जान रहे हैं कि मीटर पर सेकंड जो है वो किसका है, तो बेटा कहोगे ये वेग का है, ये चाल का भी है, ठीक है, तो ये तो आप लोग पहचान रहे हो। लेकिन यहाँ पे आ गया किलोग्राम, किलोग्राम किसका होता है बताइए, आप लोग कमेंट करके जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। तो यहाँ पे आपका इसका जो सही उत्तर हो जाएगा संवेग का, ठीक है। अब समझिए बल का सही मात्रक क्या होता है, तो बेटा बल का जो सही मात्रक होता है क्या होता है, कहोगे सर न्यूटन होता है, जिसे हम लोग एन से सूचित करते हैं, ठीक है, न्यूटन, ठीक है। भार जो होता है, भार का भी सही मात्रक क्या होता है, तो ये भी न्यूटन होता है, ठीक है। चलिए, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक क्या दर्शाते हैं। अब जो सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक होता है बेटा इसको किससे दर्शाया जाता है, तो ये बड़ी जी से दर्शाते, ठीक है, बड़ी जी से दर्शाया जाता है। जबकि जो गुरुत्वीय मान होता है उसको हम लोग छोटी जी से दर्शाते हैं, उसका मान क्या होता है बेटा, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या तो फिर कहीं पे दिया रहता है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं। 8 में कह रहा है चंद्रमा पर 6 केजी द्रव्यमान की वस्तु का भार कितना होगा, ठीक है। अब चंद्रमा पर 6 केजी वस्तु का भार कितना होगा, पर 6 केजी द्रव्यमान की वस्तु का, ठीक है, भार कितना होगा, जाएगा 9.8 न्यूटन, ठीक है। अगला देख लीजिए, कह रहे जूल प्रति सेकंड किसका ऐसा मात्रक है। अब जूल प्रति सेकंड, जूल किसका होता है बेटा, कहोगे सर जूल किसका है, कार्य का, ठीक है, कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है,
तो जूल। ठीक है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है बेटा? शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ठीक है, अब समझिए वाट जिसको हम लोग क्या करते हैं डब्ल्यू से इंडिकेट करें। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। ऊर्जा का क्या होता है? तो किलोवाट घंटा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 10 कह रहा है 1 केजी की वस्तु को कितनी ऊंचाई तक उठाने पर 9.8 मीटर ऊर्जा व्यय होगी? तो 1 केजी की जो वस्तु है बेटा उनको कितनी ऊंचाई तक उठाने में 9.8 जूल ऊर्जा की व्यय होगी? ठीक, वो 9.8 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11 कह रहा है यदि किसी वस्तु का संवेग 2 गुना कर दिया जाए उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? अब समझिए बेटा, किसी वस्तु का जो संवेग है वो 2 गुना कर दिया जाए। ठीक है, यानी जो वेग संवेग है वो 2 गुना कर दिया, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा बेटा? ठीक है, तो 1/4 हो जाएगा। आप सब याद रखिएगा 1/4। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे तरंगे किस किस स्थानांतरण करती है? अब तरंगे जो है किसका स्थानांतरण करती है? तो द्रव्यमान का तो नहीं करेगा, वेग का तो नहीं करेगा, तरंगदैर्ध्य का नहीं होगा, ऊर्जा का करेगा। ठीक है, अब समझिए बेटा तरंगदैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कहोगे सर मीटर होता है। ठीक है, तरंगदैर्ध्य को किससे संचित करते हैं? तो लैम्बडा से करते हैं। किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है बेटा? ठीक है, तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य जो है तो सबसे अधिक होता है। ठीक है, जबकि बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्ध्य हो सबसे कम होता है। अधिक क्रमिक संपीड़न एक एवं विरल की दूरी 5 सेंटीमीटर तो तरंगदैर्ध्य का मान क्या होगा? अब समझिए बेटा, कह रहा है अधिक क्रमिक संपीड़न एवं विरल की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर, तो इन तरंगदैर्ध्य का मान क्या होगा? तो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए याद कर लीजिए। कह रहे निम्न से कौन पदार्थ नहीं है? अरे बेटा यहाँ पे पूछ दिया पदार्थ ही नहीं, तो क्या आप लोग नहीं जानते पदार्थ? ठीक है, तो पदार्थ नहीं है। अब विचार क्या पदार्थ हो सकता है क्या? पदार्थ किसे कहते हैं? जो स्थान घेरता है, जिनका अपना एक द्रव्यमान होता है। अब विचार, विचार मतलब क्या? सोच, थिंकिंग। तो क्या ये स्थान घेरता है क्या? नहीं ना बेटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये पदार्थ नहीं है। ठीक है, कह रहा तापक्रम का एसआई मात्रक यानी कि तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? बेटा तापमान का एसआई मात्रक जो होता है वो केल्विन होता है। ठीक है, याद रखना केल्विन होता है, जिसे के से इंडिकेट करते हैं। इनका अन्य मात्रक है बेटा सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट भी है। अब समझिए केल्विन से अगर सेल्सियस में चेंज करना हो, चलिए इसको सही से समझ लेते हैं। अगर केल्विन से अगर सेल्सियस में चेंज करना हो बेटा, ठीक है, तो इसमें -273 घटाया जाता है। ठीक है, जैसे 373 केल्विन है, 373 केल्विन, इसको अगर सेल्सियस में चेंज करना है तो 273 घटा दीजिए तो कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना हो, अगर सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना हो तो 273 जो होगा इसमें ऐड करना है। फिर जैसे एग्जांपल कहेंगे कि 5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस है तो इसको केल्विन में चेंज करना है तो 5 + 273 ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? तो 5 278। ठीक, चलिए गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है बेटा? तो गैसीकरण तो कहलाएगा नहीं, ऊर्ध्वापातन कहलाएगा नहीं, जमना कहलाएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? संघनन कहलाएगा। अब ऊर्ध्वापातन क्या होता है बच्चों? तो जब कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में पहुंच जाता है तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातित पदार्थ या प्रक्रिया ऊर्ध्वापातन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा कपूर, कपूर को देखा होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? सीधे क्या होता है कि ये ठोस से लेकर के बिना द्रव में आए सीधे गैसीय में पहुंच जाता है। ठीक है, कह रहे बारूद क्या है? तो बारूद क्या है बेटा? तो बारूद एक प्रकार के यौगिक है। क्या है? यौगिक है। यौगिक क्या होता है? तो जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं बेटा तो उसको हम लोग यौगिक कहते हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन कोलाइड नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कोलाइडल नहीं है? दूध, वायु, धुआं। तो वायु जो है बेटा ये, ठीक है, कोलाइडल नहीं है, एक मिश्रण है। ठीक है, वायु क्या है? एक प्रकार का मिश्रण है। मिश्रण कैसे है? ये विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है। ठीक है, देखिए कुछ कुछ जो प्रश्न है बेटा यहाँ पे आपका गलती दिया हुआ है, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। मैंने जो प्रश्न गलती नहीं बेटा, जो आंसर दिया हुआ है, जो आंसर वो गलती है। ठीक है, कह रहे निम्न में द्रव में से कौन अनिश्चित है? अब बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है?
तो पदार्थ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है बेटा कि मूल रूप से इनकी 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन? तो कहोगे सर ठोस, इसके बाद क्या होता है द्रव, फिर आप लोगों ने गैस पढ़ा है। ठीक है, इनकी 2 अन्य अवस्थाएं भी होती है, प्लाज्मा और बोस-आयनिक कंडेंसेट। तो ठोस में क्या होता है बेटा, इसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठीक है, द्रव में क्या होता है कि आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित होता है, और गैस में ये दोनों अनिश्चित होते हैं, आकार भी और आयतन भी। ठीक है, अब पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वो प्लाज्मा है, और इसकी 5वीं अवस्था जिसको नवीनतम अवस्था कह सकता है बोस कंडेंसेट है। ठीक है, कह रहा है कि निम्न से द्रव में अनिश्चित होता है। द्रव में क्या अनिश्चित होता है बेटा, तो इसका आकार जो होता है अनिश्चित होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलो प्रश्न संख्या बी जो है बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, निम्न से कौन द्विपरमाणुक है? अरे बेटा देखिए कितना मस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछ दिया। निम्न से कौन द्विपरमाणुक है? ठीक है, तो आपको इसको जल्दी कमेंट करके बताइए। द्विपरमाणु हमने कल ही पढ़ा है ना, तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए 20 का फटाफट इसका आंसर बताइए कि द्विपरमाणु कौन है। SO2 के एक अणु में सल्फर और ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या होगा? ठीक है, यानी SO2 के, बेटा समझिए यहाँ पे कह रहा है सल्फर, सल्फर के एक अणु में, ठीक है, सल्फर के एक अणु में सल्फर एवं ऑक्सीजन के भार का, तो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? कहोगे सर 32। ऑक्सीजन का कितना होता है? 2 अणु, तो 16 दूना कितना हो जाएगा? ये भी 32 कट जाएगा बेटा, क्या होगा? 1:1। ठीक है, प्रश्न संख्या अगला, प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि नाइट्रोजन गैस के लिए रासायनिक सूत्र है। तो नाइट्रोजन गैस के लिए कौन सा रासायनिक सूत्र है बेटा? प्रतीक है। तो आप लोगों ने कई बार पढ़ा है बेटा, कई बार दिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। ठीक है, तो इसको जल्दी आप लोग कमेंट कर लीजिए इसको, जब 22 नंबर प्रश्न का क्या होगा। ठीक है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट शायद आंसर भी आप लोग को पता चल गया है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कमेंट करें, देखना चाह रहा है कि कितने आप लोग मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 23 कह रहे 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान क्या होगा? अब समझिए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? कार्बन की परमाणु संख्या कितना हो जाता है बेटा? 4। इसका परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा? तो 8 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16, 16 दूना 32। ठीक है, तो 32 और 8 कितना हो जाएगा? 40। तो कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है वो 6 होते हैं, इनका परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16 दूना 32, तो 32 और 12 कितना हो जाएगा? 44, यानी 1 मोल में कितना हो जाएगा? 44, इसलिए पूछा है हाफ मोल में। ठीक है, यानी कि 0.5 में, तो 44 का आधा कितना हो जाएगा? 22 ग्राम। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? अब बेटा उत्कृष्ट गैसों की जो संयोजकता होती है वो 0 होती है। ठीक है, जैसे हीलियम वगैरह, आर्गन वगैरह। ठीक है, जिनका अष्टक जो होता है वो पूर्ण होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 में किसी तत्व के समस्थानिकों में किसकी संख्या भिन्न होती है? अब किसी जो तत्व होते हैं उनके समस्थानिक, ठीक है, उनमें किसकी संख्या भिन्न होता है बेटा? तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो भिन्न होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है? तो जे थॉमसन ने किया है। प्रोटीन की खोज किसने किया है बेटा? ठीक है, तो गोल्डस्टीन ने किया है। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है? तो बोलिए, जेम्स चैडविक ने किया है। ठीक है, अब समझिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन जो होता है बेटा वो धन आवेश है, और ये आवेशहीन होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो सेम होता है, सॉरी भिन्न होता है। क्या निम्न से कौन सा इलेक्ट्रॉन विन्यास विद्युत धनात्मक तत्व है? विद्युत का धनात्मक, आप लोगों ने पढ़ रखा बेटा कि विद्युत धनात्मक तत्व उसी होगा जिनका अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे देखिए 4 है, ये 6 है, ये 7 है, ये सब तो होगा नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आप यहां से एक प्रश्न बन सकता है बच्चों। ठीक है, कह रहा है 2, 8, 2, यानी 8, 2, 10, 10 और 2, 12। अब किन तत्व की परमाणु संख्या 12 होगी? इसको जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग कि किन तत्व का परमाणु संख्या 12 है। ठीक है, आप लोग कमेंट करें में कंजूसाही ना करें बच्चों। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि किन की परमाणु संख्या 12 होती है। ठीक है, चलिए 27 कह रहा है कि गुणसूत्र बने होते हैं। अब गुणसूत्र जो होता है वो किसके बने होते हैं? तो डीएनए के बने होते हैं। ठीक है, डीएनए की इकाई को क्या कहते हैं? तो जीन कहते हैं। जीन क्या करता है? ये जीन जो है अनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। ठीक है, मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो कहोगे सर कुल 23 जोड़ी पाए जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं।
ठीक है। इन 46 में जो होता है वो 44 गुणसूत्र ऐसे होते हैं जिसका कोई काम नहीं होता है, जिसको हम लोग वर्दी गुणसूत्र कहते हैं। इनमें से एक जोड़ी जो होता है जिनको हम लोग लिंगी गुणसूत्र कहते हैं। अब पुरुष में जो होता है एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि जो महिलाएं होती है उसमें एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक, चलिए डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। प्रोटीन संश्लेषित होती है। अब प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है बेटा? तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो होगा नहीं, क्योंकि इसको क्या कहते हैं? इसको पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा गृह कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइबोसोम। तो राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन का फैक्ट्री किया जाता है, कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है। जबकि जो लाइसोसोम होता है उसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ कोशिका। 29वां प्रश्न, कह रहे कोशिका के अपशिष्ट निपटाने वाले तंत्र कौन है? आप समझिए, कोशिका के का अपशिष्ट निपटाने वाले जो है तंत्र कौन है? प्लेसिड, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। आप समझिए बेटा, तो कोशिका के जो अपशिष्ट निपटाने वाले तंत्र है उसको हम लोग लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न, कह रहे एक संयोजी उत्तक है। एक संयोजी उत्तक है, तो रक्त क्या है बेटा? तो रक्त एक संयोजी उत्तक, अस्थि भी है, कंडरा भी है, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग 30 एमसीक्यू प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से देखें, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका अगले टाइप के जो प्रश्न है उनको हम लोग देखेंगे।